पंचतत्व में विलीन हुए भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। देश भर के कई नेताओं ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। परीक्षा स्थगित करने के तमाम विरोधों के बीच मंगलवार से शुरू हुई जेईई की परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के लिए किए गए विशेष इंतजाम। 1 से 6 सितंबर तक होगी परीक्षा। डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तुरंत रिहा करने का दिया आदेश। एनएसए के तहत हिरासत में लेने को बताया गैरकानूनी। सीएए एनआरसी के विरोध के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को नम आंखों के साथ सभी ने अंतिम विदाई दी। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लोधी रोड से शमशान घाट पर दोपहर 2 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। खास बात ये कि प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव थे, जिसके चलते काफी एहतियात बरती गई और बहुत ही कम लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। जो भी लोग शामिल हुए उन्होंने पीपीई किट पहन रखी थी। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने उन्हें मुखाग्नि दी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी का आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा था। प्रणब मुखर्जी 84 साल के थे। प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति थे। वो पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। तमाम नेता प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास स्थान राजाजी मार्ग पर पहुंचे, जिनमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, बिपिन रावत, अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता शामिल थे। पूर्व राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास से लोधी रोड शमशान घाट ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले लोधी रोड शमशान घाट में पूरी तैयारियां की गई थी। कोरोना के चलते खास एहतियात भी बरती गई। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई और ईडी की जांच लगातार जारी है। 4 दिन तक लगातार रिया से पूछताछ के बाद आज रिया को ईडी की टीम ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को ईडी ने मंगलवार को उनके बयान के लिए तलब नहीं किया। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने इसकी पुष्टि की। जब इस बात का पता लगाने के लिए आईएनएस की टीम ने उनसे संपर्क किया कि क्या ईडी ने मंगलवार को रिया को बयान के लिए बुलाया है, तो इस पर मानशिंदे ने जवाब दिया नहीं। इसी बीच ये भी खबर आई थी कि अभिनेत्री के बॉयफ्रेंड और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की चल रही जांच के एक हिस्से के रूप में पूछताछ करने के लिए ईडी ने रिया के माता-पिता इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती को तलब किया है। सोमवार को सीबीआई ने रिया से 9 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें 8 जून को उनके फ्लैट से जाने और सुशांत की मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़े सभी सवाल पूछे गए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की फौरन रिहाई के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उन पर लगे एनएसए को भी रद्द कर दिया है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को डॉक्टर कफील खान की तुरंत रिहाई का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान पर रासुका लगाने को भी रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि रासुका के तहत गिरफ्तारी अवैध है। वहीं कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस फैसले पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कफील खान के ऊपर से रासुका हटाकर उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। आशा है कि यूपी सरकार डॉक्टर कफील खान को बिना किसी विद्वेष के अविलंब रिहा करेगी। कफील खान की रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम न्याय पसंद लोगों ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि कफील खान पर सीएए और एनआरसी के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन पर एनएसए लगाया गया था। पिछले करीब 7 महीने से कफील खान जेल में बंद थे। एनएसए लगाने के फैसले को उनके परिवार की ओर से अदालत में चुनौती दी गई थी। – 2016 में देश छोड़कर फरार हुए भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। 2016 में देश छोड़कर फरार हुआ भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या के लिए चिंता बढ़ने वाली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश होने को कहा है।
अपने आदेश के पालन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को इसके लिए सभी इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट में उसी दिन माल्या को लेकर सजा पर बहस भी होगी। 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में आरोपी माल्या फिलहाल ब्रिटेन में है और माल्या कई बैंकों के साथ धोखाधड़ी कर देश से फरार हो गया था। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 36 लाख के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 69,921 नए मामले सामने आए, जबकि 819 लोगों की मौत हो गई। भारत में कोरोना संक्रमण का ग्राफ पिछले एक सप्ताह से तेजी से बढ़ रहा है। देश में मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कुल संक्रमितों की संख्या 36,91,166 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 69,921 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 819 लोगों की मौत भी हुई है। देश में इस वक्त कोरोना के 7,85,996 मामले एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 11,852 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 184 मरीजों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 7,92,541 पार हो चुके हैं, जहां 24,583 लोगों की अब तक मौत भी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। राजधानी में 1,358 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 18 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 1,74,748 पहुंच गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत सिर्फ इस बात की है कि रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ताज़ा आंकड़ों में रिकवरी रेट में बढ़ोतरी नजर आ रही है, वहीं डेथ रेट में भी कमी हो रही है। कोरोना संकट में अप्रैल से जून तक के इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 40 सालों में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। भारत की अर्थव्यवस्था को अप्रैल जून तिमाही में भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इसकी वजह रही कोरोना वायरस पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया लॉकडाउन। इस दौरान सब कुछ बंद हो गया, जिसके चलते अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इन सब की वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होते होते नेगेटिव हो गई। जीडीपी में 40 सालों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अच्छी खबर ग्रामीण भारत से आ रही है। इस साल कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर सकारात्मक ग्रोथ की संभावना दिखाई दे रही है। एनएसओ के आंकड़े के मुताबिक 2020-21 की पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में -39.3% रहा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में -50.3% रहा है। बिजली में -7% है। उद्योग में -38.1% है और सर्विस सेक्टर में -20.6% रहा। केवल कृषि क्षेत्र की ग्रोथ में 3.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। खनन क्षेत्र में गिरावट -23.3%, ट्रेड और होटल में -47%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में -10.3% और फाइनेंस और रियल एस्टेट में -5.3% रहा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि दूसरी तिमाही में भी ग्रोथ नेगेटिव ही रहेगी। हालांकि सरकार लगातार इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कर करके स्थिति को सुधारने की कोशिश में जुटी है। और आइए अब देखते हैं हमारा खास सेगमेंट कैमरे की नजर से, जिसमें आज का विषय है फिर से मैली हुई यमुना। कोरोना काल में यमुना इतनी साफ, इतनी सुंदर हो गई थी जैसे कि नीले रंग में नहा रही हो। पर अब जैसे जैसे लॉकडाउन कम हो रहा है, वैसे लोगों ने यमुना में गंदगी, कूड़ा डाल पानी का रंग फिर से काला करना शुरू कर दिया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.